जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। हम अपने कार्यक्रम को पेश करने जा रहे हैं मंदिर, जमीन और जालसाजी। जी हां, नवी मुंबई का ये मामला है जहां पर स्वामी हाथीराम जी मठ तिरुपति बालाजी संस्थान की जमीन को हथियाने का मामला उजागर हुआ है और इसी मामले पर हम आज अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ढेर सारी खामियां हैं, बहुत से अधिकारी इसमें शामिल हैं और क्या क्या कुछ है ये सभी जानेंगे हम अपने इस खुलासे में। तो फर्जी तरीके से जमीन को हथियाने का मामला सामने आ रहा है। जमीन कोई छोटी मोटी नहीं है, काफी बड़ी जमीन है और इसे हथियाने का मामला सामने आ रहा है। मंदिर है जहां पर स्वामी हाथीराम जी मठ तिरुपति बालाजी संस्थान का ये मंदिर है, जिसकी जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ है यहाँ पर, यहाँ से मिट्टी भी बिना किसी परमिशन के निकाली जा रही है और इसकी परमिशन आखिर किसने दी है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है, जिस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं सतपाल सिंह जी, जो कि यहाँ के व्यवस्थापक हैं, केयरटेकर हैं। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज में आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे गेस्ट हमारे जुड़ रहे हैं नितिन जाधव जी, जो कि उप व्यवस्थापक हैं। साथ ही हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी संवाददाता गोपाल शाह जी, जो इस पूरे खुलासे को उन्होंने उजागर किया है, सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले तो सतपाल जी, आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि बड़े ही संक्षेप में क्या है आखिर ये पूरा मामला जमीन का। ये एक बहुत पुराने मठ की जमीन है, जो 650 साल पुराना ये मठ है, तिरुपति बालाजी मंदिर के बिल्कुल लग के। और ये इसका पूर्व से चल रहा है। सुप्रभात का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, ये स्वामी हाथीराम मठ से ही चढ़ाया जाता है जो भगवान को। और ये जो हाथीराम जी बाबा जी का नाम है, ये श्री बालाजी भगवान के भगत थे, जो साथ में खेला करते थे। तो ये आज भी ये परंपरा चल रही है कि आज भी सुप्रभात का प्रसाद जो है यहाँ से स्वामी हाथीराम जी मठ से ही चलता है। जी, जमीन के जो घोटाले की बात कही जा रही है, जमीन को हड़पने की बात की जा रही है, कई लोगों के इसमें नाम सामने आ रहे हैं। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आखिर क्या कहेंगे, ये पूरा मामला आखिर शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? शुरुआत इसकी यहाँ से हुई है कि मंदिर की जमीन 1914 से मठ के पास थी और उसका अमल म्यूटेशन एंट्री के ऊपर 1931 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से चालू हुआ। और वहाँ पे 1947 में जहाँ पे वहाँ की अखाड़ा कमेटी रहती है, 6 अखाड़ा कमेटी के मेंबर रहते हैं, महंत लोग रहते हैं, उनको अपॉइंट, एक रघुवर दास जी, स्वामी रघुवर दास जी, इनको अपॉइंट किया महाराष्ट्र की जमीन संभालने के लिए व्यवस्थापक के रूप में। तो उनका नाम म्यूटेशन एंट्री में वहीवाटदार लगे। व्यवस्थापक में से वहीवाटदार ही होता, वो मालक नहीं होता। लेकिन उनके दिल में कुछ लालच आने के बावजूद उन्होंने वहाँ पे डिवीन्यू के ऑफिसर को मिलके तलाटी ऑफिसर को मिला के उसने अपना नाम मालक करके लिया। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत शातिर है, उन्होंने उनको मालकियत का पुरावा दाखिल करने के लिए कहा, वो नहीं कर सके। पेपर्स मांगे तो नहीं कर पाए। उसके बाद 1968 की जो एंट्री है, उनका म्यूटेशन एंट्री, उसके हिसाब से उसकी मालकियत रद्द कर दी गई। वहां पे रघुवर दास जी की मालकियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी जी। उसके बाद एक घोटाले की शुरुआत शुरू हो गई जी। कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो भी बिल्डर है इस मामले में, जो अपने नाम जमीन करवाना चाहता है या कौड़ियों के भाव से लेना चाहता है, वो काफी कुछ उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। किस तरह के दस्तावेज तैयार किए हैं? क्या उसने जमीन अपने नाम लिखवा ली है? कुछ इस तरह के पेपर जो सरकारी तौर पर पेपर तैयार किए जाते हैं रजिस्ट्री वगैरह के लिए, उस टाइप के कुछ पेपर्स इसने पहले से तैयार करवा लिए हैं? यस मैडम, उसके अंदर क्या हुआ कि उसने गवर्नमेंट के दस्तावेज में काफी सारे हेरफार किए। उसकी मैं आपको जानकारी दूं कि ये जो रघुवर दास जी, महंत रघुवर दास जी को जो अपॉइंट किया था 1973 में, उनकी मालकियत खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और 1976 में उनकी देहांत हो गया जी, डेथ हो गई उनकी। तो एक कौशलेंद्र दास नाम का आदमी आगे आया, उसने एक विल डीड बनवाया
और वो हाईकोर्ट में प्रोबेट किया कि मैं रघुवर दत्त जी का वारसदार हूं, वारिस हूं करके। जी। उसके हिसाब से कृष्ण दास ने उदानी को हाथ में मिला के, वो उदानी और उनके ऑफिस में काम करने वाले गणपत शंकर पाटिल जो मुलाजिम था उनको जमीन बेच दिया। हालांकि जिनके वारसदार बोल रहे हैं उनकी मालिकियत 1973 में खत्म हो चुकी है। तो ये कैसे बना सकते हैं सब कुछ? इसी तरह से वो साजी की शुरुआत हो चुकी थी। जी, बहुत ही उलझा हुआ मामला लग रहा है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति नहीं कई व्यक्ति शायद शामिल हो गए हैं, पार्टनरशिप ले ली है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जमीन जा रही है, व्यवस्थापक ही उसमें हेरफेर करते नजर आ रहे हैं। कौशल दास की जो बात कर रहे हैं आप, ये आखिर ये कहां से आ गए? एक नए व्यक्ति कहां से उजागर हो गए? क्या वो पहले से व्यवस्थापक के रूप में कहीं कोई उनका सहयोग कर रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस टाइम पे वो माइनर थे, जब उनकी डेथ हुई तो माइनर थे। इनको मौका मिल गया कि मैं इनका वारिसदार बनूं, और इन्होंने ऐसा विल डीड बनाया, फर्जी विल डीड बना के हाईकोर्ट में उसका प्रोबेट करके ले लिया। जी, कौड़ियों के दाम जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर जमीन का पूरा एरिया कहा जाए तो कितना है ये पूरा एरिया, और अगर आज के मार्केट हिसाब से उस जमीन की कीमत आकी जाए तो कितनी होगी उस जमीन की कीमत? आज के हिसाब से उस जमीन 84 एकड़ है। आज के हिसाब से वहां के मार्केट वैल्यू 400 करोड़ के आसपास है ये। जी, और अगर जिस तरह से वो लेन देन कर रहे हैं आपसी, जो भी हो दोनों ही फर्जी लोग, वो जिस आंकड़े में लेन देन कर रहे हैं वो कितना है? वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पहला जो गणपत पाटिल और उदानी को जो बेचा, तो 5 लाख में पूरी 84 एकड़ जमीन उन्होंने बेच दी। 5 लाख में? 5 लाख में, सिर्फ 5 लाख में। वो कभी व्यवहार कभी का हुआ है 2006 के अंदर। जी, लेकिन 2006 में भी शायद जमीनों के रेट इतने कम नहीं होंगे कि 84 एकड़ जमीन मात्र 5 लाख में मिल जाए। ऐसे में क्या जो अधिकारी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो अधिकारी नाम चढ़ा रहे हैं, उन्होंने किसी तरह की कोई उनसे पेपर्स नहीं मांगे, किसी तरह के सबूत नहीं मांगे, कोई चीज नहीं मांगे, या ट्रस्ट से किसी तरह की कोई बातचीत या उनसे पूछताछ की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ये इसकी स्टोरी ऐसी है कि 2000 के अंदर मठ को पता लगता है कि इसमें कौशल दास ने अपना नाम चढ़ाया है, तो एक हाई कोर्ट में अपना डिक्लेरेशन शूट डाला है उन्होंने 73 ऑफ 2000। 2004 में जस्टिस देशमुख साहब ने कौशलेंद्र दास को एक ट्रेसपासर करके बताया गया, और ये ज़मीन प्रॉपर्टी श्री स्वामी हत्तीराम जी मठ की ज़मीन है, और 2004 के अंदर कोर्ट रिसीवर अपॉइंट किया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये 2005 में या 2006 में इसका व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट रिसीवर लगा हुआ है। तो इन्होंने पुराने स्टैम्प पेपर लेके 1990 के पेपर लेके बता के, उर्मेश उदानी और गणपत पाटिल ने बताया कि हमने ये ज़मीन 90 में ली है, 1990 के अंदर, जबकि ये वो टाइम पे। और इसमें सबसे मेन बात होती है कि जो महाराष्ट्र रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से जो ज़मीन लेता है उसको शेतकरी या फार्मर होना ज़रूरी होता है। जी। तो इन्होंने क्या किया है कि 1990 के पेपर बनाए, और पावर ऑफ अटर्नी खुद ही पावर ऑफ अटर्नी लेके 2006 के अंदर डीड ऑफ कन्फर्मेशन बनाते हैं, और उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है पेनल्टी भरते हैं, और जो पावर ऑफ अटर्नी है वो शो नहीं करते वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टर के अंदर, यहाँ पे शो की जाती है, और उसको रजिस्टर्ड किया जाता है डीड ऑफ कन्फर्मेशन। लेने वाला भी खुद है और बेचने वाला भी खुद है, और 84 एकड़ होने की वजह से लैंड सीलिंग एक्ट लगेगा, तो इसलिए ऑफिस का एक कर्मचारी को साथ में ले लिया, जो कि वो एक कोल्हापुर गांव का फार्मर है। जी। इस तरह से इन्होंने केवल 5 लाख के अंदर ये खरीदी है 1990 के अंदर, ऐसे पेपर बताए, जो स्टैम्प पेपर नाम पे नहीं है, जो लेने वाले के नाम पे नहीं है, बेचने वाले के स्टैम्प पेपर नाम पे नहीं है। इस तरह से ये फर्जी दस्तावेज बना के। अच्छा, मेन इसमें ये बात है कि 2006 में क्यों ली, कि 2005 के अंदर इन्होंने, मिस्टर उर्मेश उदानी ये फार्मर नहीं थे, इन्होंने आष्टी के अंदर अपना एक आदमी भेज के फर्जी उदानी खड़ा करके वहाँ का 7/12 लाके यहाँ पे उसने अपनी ज़मीन यहाँ पे फार्मर बता के 2005 के अंदर एक भिवंडी वाला ट्रस्ट की ज़मीन हत्याई, उसका भी केस मामला चालू है कोर्ट में। फिर ये 2006 के अंदर इसने श्री स्वामी हत्तीराम जी मठ की ज़मीन हत्याई, और उसके अलावा एक 800 से 900 एकड़ ज़मीन नहावा में हत्याई।
जी, काफी नामचीन व्यक्ति हाँ जी। लग रहे हैं, काफी और नामचीन इतना हैं, क्योंकि एक के बाद एक जमीन हथियाने के जी। जो मामले हैं उन पर लगातार बने हुए। गोपाल जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरह की कोई घोटाले उभरते हैं, किसी तरह से फर्जी तरीके से जमीन को हड़पने का मामला सामने आता है, आपको नहीं लगता ऐसे में जो लोकल एरिया के जो भी मंत्रीगण होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनका साथ लेना चाहिए? और जब ये घोटाला सामने उजागर हो रहा था, किसी मंत्रीगण से, किसी बड़े अधिकारी से चर्चा करनी चाहिए थी इन सभी को? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने ये बात बताई कि किसी मंत्री को साथ में लाना चाहिए, किसी बड़े अधिकारी को साथ में लाना चाहिए, लेकिन आज तक का इतिहास गवाह है भारत का। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और जितने भी रुपयों की बंदरबाट हुई है, इसमें बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी शामिल रहे हैं। अब ऐसे में ये जो जमीन, जो कि करोड़ों रुपए की जमीन थी, मट्टी के भाव में ले ली गई। अब आप बताइए कि 84 एकड़ जमीन आज के तारीख में उसका कीमत लगाया गया है 5 लाख रुपया, जो कहीं से भी आज एक गुंठे की अगर बात जी की बिल्कुल, जाए, वो तो जी 4 करोड़ की जमीन जहां आकी जा रही मार्केट रेट से, और 5 लाख 400 में, करोड़, क्षमा जी, चाहेंगे, 400 करोड़ करोड़ की जी, जमीन है। और जहां वो उसे मात्र 5 लाख में। जी, और सबसे ताज्जुब की बात है कि इस पे आज तक ये मामला क्यों नहीं उभर कर आया। वजह ये थी कि यहाँ पे पुलिस के साथ कुछ साठगांठ थी, पुलिस ने इस मामले को अब तक दबाए रखा, और जब ये मामले की खुलासा तब हुआ जब ये मामला चला गया कोर्ट में। यानी अगर ये जमीन का विवाद कोर्ट में नहीं गया होता तो शायद आज भी वही ढुलमुल रबे के हिसाब से घूमता रहता और आज भी ये केस स्टैंड नहीं होता। लेकिन जब हाई कोर्ट में मामला चला गया, यानी कि केस हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद ये मामला पूरा दर्ज किया गया। और आप बताएं कि इसमें अगर खोज की जाए तो ये पता चलेगा कि किन किन अधिकारियों ने इसमें बंदरबाट में यानी कि रेवड़ियां खाई हैं। जी जी, तो ये जो सरकारी अधिकारियों के पास आप जाकर क्या करोगे? ये जड़ है, यही जड़ में काम करते हैं, यही हेराफेरी के काम को बढ़ावा दे रहे हैं। आज देखा जाए तो समाज में 100 में से मात्र 20 ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाकी की तो हाल ये है कि वो घर से निकल कर आते हैं तो शायद वो सोचते हैं कि आज मेरी पॉकेट में रकम कितने आएंगे। आम आदमी जब उसके पास जाता है शिकायत लेकर तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, और जब कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है उसके पास तो उनको यही लगता है कि बड़ा बकरा आ गया है, इनको बिठाओ और किस तरह से इनको झटकना है नोट, वो उस हेरा फेरी में लगे रहते हैं। तो आज के तारीख में आप बताएं कि इस बात की अगर डिस्कस अगर आदमी करता तो कहाँ करता, मजबूरन वो न्यायालय में जाता है, और न्यायालय के डंडा पड़ने के बाद इस बात की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की जाती है, और फिर जिन्होंने हेराफेरी की होती है वो फरार होते हैं, और यही चीज इसमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। नितिन जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है इस पूरे मामले में जो भी फर्जीवाड़ा चल रहा था या जो भी जालसाजी का दस्तावेज तैयार किए गए थे फर्जी तरीके से, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारियां की गई। कौन है ये 2 लोग? ये 2 लोग ऐसे हैं कि बीड आष्टी में जो खरीदी खत उसने किया, परचेज डीड किया उसने क्षेत्र के दाखिले के लिए, वहां पे कोई उर्मी शुदानी नाम का एक डुप्लीकेट आदमी खड़ा किया गया, और उसके अंदर नीचे जो उसका विटनेस करके, मैं इस उर्मी शुदानी को पहचानता हूँ, वो विटनेस को और वो फर्जी उर्मी शुदानी को, दोनों को पकड़े गए वो लोग। जी चलिए, तो 2 लोग तो फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार हैं, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं। संजय सोनावने की और गणपत शंकर पाटिल, इन 2 नामों को बार बार लाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो उर्मेश उदानी है, अगर देखा जाए तो पूरे इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल इन्हीं का है। इन तीनों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात हुई है या फिर तीनों अब तक फरार ही चल रहे हैं केस उजागर होने के बाद? जब ये दो आरोपियों को पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि ये फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए हमको संजय सोनावने नाम के आदमी ने हमको बोला गया था। दैट टाइम संजय सोनावने वाज वर्किंग एज अ तलाटी इन 2005। जब इनको पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद संजय सोनावने ने पेपर में ये किया कि उर्मी शुदानी का और हमारा कोई संबंध नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके स्टेटमेंट में संजय सोनावने का नाम लिया गया। वो उस टाइम पे तलाटी मींस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, वहां पर सरकारी मुलाजिम था। जब उसने ये खुलासा किया पेपर में तो पुलिस ने छानबीन की, उसकी आरओसी में गए तो आरओसी में पाया गया कि उर्मी शुदानी का ये बाकायदा पार्टनर था, डायरेक्टर था उस कंपनी में। एक सरकारी ऑफिसर रह के वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हो ही नहीं सकता। जी। और इस पर किसी से आपने, किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कहीं पर इससे संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराई थी क्या? हाँ, तो इसके बारे जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी नौकरी कर रहा है, वो एक प्राइवेट कंपनी में भी एक बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में आ गया ना उनके अंदर, वो इन्वेस्टिगेशन उनका, हमने एम केस में जब पनवेल कोर्ट में केस डाला था, कंप्लेंट डाला था, पनवेल कोर्ट ने आदेश दिया पनवेल पुलिस स्टेशन को, उस केस में हमने संजय सोनावने का नाम ही नहीं डाला था, लेकिन ऑन पेपर स्टेटमेंट उनका नाम आ गया अपने आप।
इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आया है जी। और संजय सोनवणे अलीबाग कोर्ट में, सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी गए थे। उसको हम लोगों ने, हमारे वकीलों ने अपोज किया है, पुलिस ने भी अपोज किया है और उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। और कोर्ट को हमने पूरे दस्तावेज दिए कि ये इसमें डायरेक्टर थे, एक सरकारी मुलाजिम होते हुए भी एक कंपनी में डायरेक्टर, जो उर्मेश सुदानी की कंपनी है यूएस रूफ्स लिमिटेड, उसमें ये ही इज़ अ डायरेक्टर। 2005 से लेकर 2010 तक वो डायरेक्टर रह चुके हैं। और इसके अलावा इन दोनों के ऊपर इनकम टैक्स की भी रेड गिरी है, जो इनकम टैक्स का केस अब चालू है। जी, इनमें ये जो नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे उर्मेश उदानी का नाम ले, संजय सोनावने का नाम ले, तीसरा है गणपत शंकर लाल पाटिल, उनका नाम ले, इन तीनों में से कभी किसी ने भी, जो मंदिर का ट्रस्ट कामकाज चलता है, कभी उसमें किसी तरह के कोई हस्तक्षेप का बीच में काम किया है कि आए हो, किसी चीज में रोक टोक की हो, या कभी इनमें तीनों में से किसी ने? बिल्कुल नहीं। कोई इनका कोई मंदिर से कोई लेना देना नहीं, मात्र इनका जमीन से ही लेना देना है कि ये जमीन को ही हड़पना चाहते हैं। चलिए, हम अपनी इस चर्चा को लगातार आगे बनाए रखेंगे। हमारे साथ नितिन जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सतपाल जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी संवाददाता गोपाल शाह। तीनों से हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप, कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई, बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंदिर, जमीन और जालसाजी में। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे गेस्ट, यहाँ इस पूरे मामले में जमीन हथियाने का तो मामला है ही, जिस पर काफी कुछ फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। हालांकि जिन्होंने तैयार किए हैं वो खुद ही फिलहाल अंडरग्राउंड है, गायब है, पता नहीं चल रहा है उनका कि कौन है और कहाँ ये गायब हो गए हैं अचानक से। लेकिन इसमें एक और मामला भी सामने आ रहा है। ये जो जगह है, जमीन है, वहां पर पहाड़ भी है। उस पहाड़ से बिना किसी की परमिशन के मिट्टी निकाले जाने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे सतपाल जी, कहां से, क्या किसी तरह की कोई परमिशन मिली है, किसी तरह का किसी ने उनको हामी भरी है, किसी तरह का पैसा दिया गया है, किस बेस पे वो लोग मिट्टी निकाल रहे हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? तक हम लोग ने इंक्वायरी की है, वहाँ पे जी कोई तरीके का परमिशन नहीं दिया है। जो जमीन विवाद में है उसको सरकार किस तरह से परमिशन दे सकती है मिट्टी निकालने का? आज लाखों रुपए की मिट्टी, रोज लाखों रुपए के 400-500 डंपर जा रहे हैं भर भर के, जो एक तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, दूसरा ये हमारे मंदिर को, मंदिर की ज़मीन का नुकसान हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए की मिट्टी जा रही है, उसकी तरफ कोई अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है। शायद अधिकारी भी मिले हुए हैं। जी नितिन जी, किसी तरह की इस मामले को लेकर कहीं शिकायत दर्ज कराई है, कोई एफआईआर दर्ज कराई है कि इस तरह से मंदिर की जमीन, जो कि फिलहाल तो विवादों में ही चल रही है, गलत दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं, नाम किसी और का चढ़ा लिया गया है जमीन पर, काफी विवादों में है, इसके बावजूद भी इस तरह से मिट्टी निकालना उस पहाड़ से, क्या लग रहा है आप लोगों को कहीं शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए थी? किसी से कोई बातचीत हुई है? हमारी बातचीत चालू है। जहाँ से रॉयल्टी ली जाती है उस तहसीलदार मीन्स तहसीलदार ऑफिस में हमने कंप्लीट की है कल। जी, देखते हैं बाद में क्या उनकी कार्रवाई होगी। कब से ये काम जारी है वहां पर मिट्टी निकालने का? कम से कम आज 15 दिन हो गए वहाँ पे। जी,
जी, लगातार मिट्टी निकाली जा रही है और जो लोग ये मिट्टी निकाल रहे हैं उन्हें किसी ना किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा क्या? उनसे आपने कुछ पूछताछ की है कि कौन लोग हैं ये जो मिट्टी निकाल रहे हैं और उन्हें कहीं से क्या किसी तरह की कोई परमिशन मिली है? उनका कहना है कि हमारे को मिस्टर उमेश उदानी ने हमारे को परमिशन दिया है, लेटर दिया है ये मिट्टी निकालने के लिए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मालिक वो हैं करके। जी, मालिक वो है, जाहिर सी बात है कि दस्तावेज उन्होंने फर्जी तैयार किए हैं तो अपना नाम ही उसके चढ़ाएंगे। संस्थान की बात करें, संस्थान जो ट्रस्ट चल रहा है बालाजी, जो स्वामी हाथीराम मठ चल रहा है, उसकी बात करें, वो सारा जो कुछ भी कामकाज देखते हैं वो आप दोनों ही लोग देखते हैं। आप लोग ने कब से मठ का काम संभाला हुआ है और कब आपकी नजर में ये सारा जो मामला आया वो कब आपकी नजर में आया? जब ये 2006 के अंदर हमारे को ये फ्रॉड मालूम पड़ा, ये जमीन का। आपने ये मठ कब से संभालना शुरू किया? 2006 से संभाल रहे जी, और तभी आपको पता चल गया? जी नहीं, जब पता चलने के बाद मठ को मैंने इत्तला किया, फिर उन्होंने मुझे अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। जी, 2006 के अंदर अपॉइंटमेंट किया है। फिर उसके बाद आज 2006 से लेके 2013 तक हम लड़ते आ रहे हैं, ये सब पेपर जमा करना है। आज जो 14 चल रहा है 2014, 2012 में जाके थोड़ी सी हमारे को आशा की किरण मिली, जो कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिया। फिर भी करीबन 1 साल लगा पुलिस को पूरा ये मामला गरमाने में, पकड़ने में आरोपी। जी, अक्सर जब इस तरह के घोटाले होते हैं, खास करके अगर करोड़ों में मामला चला जाता है, करोड़ों की जमीन है, इस तरह के जब मामले होते हैं तो जाहिर सी बात होती है कि जो लोग फर्जीवाड़े की शुरुआत करते हैं, फर्जी पेपर्स तैयार करवाते हैं, वो अक्सर किसी ना किसी तरह की, यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है, मांडोली करने की कोशिश करते हैं कि बातचीत को रफा दफा करें, ना आप पुलिस तक जाएं और ना ही हम इस जमीन को छोड़ें, तो बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह की बातचीत, किस तरह की कोई पेशकश आप लोगों के सामने आई है क्या कभी? बिल्कुल नहीं। सतपाल जी? नहीं, हमारे को आई तो भी हम लोग ठुकरा देंगे, हमको ठुकरा देंगे वो एक अलग बात है, लेकिन क्या इस तरह की कोई बातचीत आई जिससे ये चीजें साबित हो कि वाकई सामने वाला व्यक्ति गलत है और वो इस तरह की कोशिश काफी की, पर हम लोग जो हमारा जो मुद्दा था कि भाई मंदिर की जमीन मंदिर को मिले और इस कैंप का पूरा पर्दाफाश करना हमारा काम था। जी, गोपाल जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, 400 करोड़ का मामला है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मामला है, बहुत सारे अधिकारी शामिल होंगे, कुछ सरकारी अधिकारी भी हो सकता है इसमें शामिल हो। क्या लगता है आपको कि इसे कितना और वक्त जाएगा सुलझने में? देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि अब ये जो मामला है सिविल मामला है और हिंदुस्तान में आपने देखा होगा जो सिविल केस होता है वो काफी लंबा खिंचता है। रही बात, अब कोर्ट ने यह आदेश दिया है पुलिस को कि जो फरार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें और कोर्ट के सामने हाजिर करें। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब इनको गिरफ्तार करती है। हालांकि अब तक पुलिस के पकड़ से वो कोसों दूर निकले हुए हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि पुलिस उनको पकड़ क्यों नहीं पाती। जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको पकड़ लो और पकड़ के कोर्ट के सामने हाजिर करो, तो पुलिस ढूंढ रही है उनको या नहीं ढूंढ रही है, ये सोचने वाली बात है कि इतने दिन बीत जाने के बाद वो आरोपी जिसने मंदिर की जमीन को गबन कर लिया है, जिस मंदिर की जमीन को हड़पने का प्रयास किया है, हाँ, उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है जी। और ये जो रही मामले की बात, तो जब तक ये अदालत फैसला करेगी, मेरे ख्याल से अगर बात की जाए तो ये केस 8 साल 10 साल भी चल सकता है और हो सकता है कि ये केस 1 साल में भी निपट जाए। ये अदालत पर डिपेंड है जी। गोपाल जी, एक बात और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज कराई है, ये जो मिट्टी निकालने का मामला है, सामने वाले जो भी लोग हैं जो मिट्टी निकाल रहे हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनका कहना है कि जो उमेश उदानी है उन्होंने उन्हें परमिशन दी है। ऐसे में क्या पुलिस की कार्रवाई नहीं बनती है कि वो जाके उमेश को वैसे भी पकड़ने की कोशिश कर रही है, पुलिस उन पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, फरार चल रहे हैं, गायब हैं, पता नहीं है उनका कहाँ। ऐसे में अगर वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, परमिशन देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस का काम बनता है कि उनके पास जाएं, उस परमिशन लेटर को देखें कि आखिर किस बेस पे उन्होंने परमिशन दी है। जी बिल्कुल, आपने वाजिब फरमाया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उमेश उदानी जो उसका मालिक है ही नहीं, वो उसको परमिशन कैसे दे सकता है जी। जो मालिक नहीं है वो वहाँ की मिट्टी निकालने की परमिशन कैसे दे सकता है। दूसरी तरफ रही बात पुलिस की, तो पुलिस को चाहिए कि जिस तरह से रोज कम से कम 200 ट्रक मिट्टी वहां से निकाले जा रहे हैं, लाखों रुपए के अब तक मिट्टी निकाले जा चुके हैं, लेकिन पुलिस की नजर उस चीज पर नहीं पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर तहसीलदार की बात की जाए तो ये तहसीलदार का फर्ज बनता है, तहसीलदार के लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, तो तहसीलदार को चाहिए कि जो अवैध रूप से इस तरह से मिट्टी निकाले जाना है उनको बंद करे। दूसरी तरफ जो आदमी फर्जी लेटर दिखाकर अगर पहाड़ तोड़ रहा है या मिट्टी निकाल रहा है वो खुद गुनाहगार है। पुलिस को भी चाहिए
तहसीलदार पुलिस को शिकायत कर सकती जी है कि गोपाल उनको जी, गिरफ्तार बिल्कुल कर ले। प्रश्न हम जी। यही उठा रहे हैं कि कोई वो छोटा सा पर्स या कोई छोटी सी थैली तो है नहीं कि मिट्टी भरी और उसे साइड में दबाया और निकल लिए, किसी को पता नहीं चला। ट्रकों से मिट्टी ले जाई जा रही है, तो पुलिस क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही है? जी, अब मैं आपको दूसरी पहलू दिखाना चाहूंगा। एक तो पहलू ये थे कि पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर रही है, दूसरी पहलू है ये है कि पनवेल और उरण की बात की जाए तो वहां पे 2 विधायक है, ठीक है। अब ये 2 विधायक जो है, ये दोनों विधायक को, ये जो व्यापारी जो मट्टी निकाल रहा है, ये दोनों विधायक को खुश रखे हुए हैं, इसलिए विधायक इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रही बात पुलिस की, तो पुलिस सब कुछ देखकर आंख बंद किए हुए है, क्योंकि जब तक उसके पास कोई जाता नहीं है, कोई शिकायत नहीं लिखवाता है, तब तक पुलिस आगे बढ़ेगी नहीं। आज तक आपने देखा है कि पुलिस अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करती। जब तक जनता वहां पर जाती नहीं है, गिड़गिड़ाती नहीं है, अपनी तकलीफें नहीं बताती, तब तक पुलिस आगे नहीं बढ़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वजह है कि अब तक कोई नहीं जाने की वजह से पुलिस शांत बैठी है। अब जब ये मामला, जब आप लेमन न्यूज पे खबर चलेगी, लोग देखेंगे, और हो सकता है कि वो तहसीलदार भी देख ले, हो सकता है कि वो कलेक्टर भी देख ले कि इतने बड़े पैमाने पर ये मिट्टी चोरी हो रही है, और इसकी वजह से ये न्यूज अब टीवी की शोभा बढ़ा रहा, टीवी पर कवर चल रही है। तो हो सकता है इसका संज्ञान लेते हुए वो आगे बढ़े कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारी कहीं और किरकिरी हो जाए। जी जी बिल्कुल जी, बहुत कम समय है नितिन जी, आप जो बोलना चाहते हैं 2 बोलें। मिनट। जी ये उर्मेश उदानी ने फर्जी खरीदी खत किया, गणपत पाटिल शंकर पाटिल, उसने क्या किया, हमारे ही ऑफिस के, उनके ही ऑफिस के एक मुलाजिम है यशोदा गावड़ा और विजय आनंद जो प्यून करके काम करता है, उनके नाम पे उसने सेल डीड भी कर दिया और उनसे 4 करोड़ में व्यवहार हो गया, ऐसा दिखा है कैश में। जी इसने 2 बार ये जमीन बेच दी है, व्यवहार किया। और रायगढ़ जिले की जमीन वाशी में थाना डिस्ट्रिक्ट में उसने रजिस्टर करवाई है कि एक सादा एम्प्लॉय 4 करोड़ दे सकता है, और उन्होंने कहां से लाया? वो क्या गवर्नमेंट का काम नहीं कि उनकी इंक्वायरी हो? बिल्कुल बिल्कुल उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कहां से ये पैसा आ रहा है, कौन परमिशन दे रहा है, कौन ये फर्जी दस्तावेज बना के, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं वो खुद भी गायब है। बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ मामला है, लेकिन इस सब के बीच कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी उठता है कि क्या वाकई इसमें सरकारी अधिकारी, पुलिस या फिर जो मंत्रीगण हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं, तभी ये मामला इस तरह से अनदेखा किया जा रहा है, जबकि मामला बहुत बड़ा है, सभी की नजरों के सामने है। इस पर आखिर क्यों नहीं कोई सवाल उठा रहा है, क्यों नहीं इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है और इसका जवाब सभी ढूंढना चाहेंगे। सतपाल जी, आप, नितिन जी, आप स्टूडियो में आए, इस पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे गोपाल शाह जी जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, सहयोगी संवाददाता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस खबर को यहां तक लाया है। और अब हम भी चाहेंगे कि सरकारी महकमे के अधिकारी इस खबर को देखें और इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लें, क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।